Hello and welcome to my YouTube channel, Saad the Pharmacist Academy. Today we will discuss a new chapter from a pharmaceutical jurisprudence, the Pharmacy Act 1948. So basically, this subject is taught in the second year in the diploma in pharmacy and in the third year of B Pharmacy. So my dear friends and my dear students, तो आज मैं आपसे इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर प्रेजेंटेशन। So let's start with our presentation, the Pharmacy Act 1948. In this, we are going to cover the objectives of the Pharmacy Act, some of the introduction and history related to the pharmacy, the Pharmacy Council of India, the State Pharmacy Council, special provisions of the Act, offences and penalty, and finally the references. तो हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है फार्मेसी एक्ट 1948 बनाने का। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द प्रोफेशन। ये फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 बनाया गया। एंड टू प्रैक्टिस द फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रेज द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन द सोसाइटी, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन द फार्मेसी एजुकेशन। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 there is a provision to form a central council, that is our Pharmacy Council of India, for setting new standards in the pharmacy education. फार्मेसी की जो भी स्टैंडर्ड्स है वो फॉर्म करने के लिए, वो सेट करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल काउंसिल का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हेंस अंडर द फार्मेसी एक्ट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। Next objective number 4, to regulate pharmacy institution, especially diploma in pharmacy, through education regulation. Okay, pharmacy institution को रेगुलेट करने के लिए स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके, थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। आफ्टर about 30 years, a syllabus of diploma in pharmacy has been changed, okay, which is to be implemented in the next consecutive years. Okay, so through education regulation. Okay, the next objective is to improve the constitution and functions of state pharmacy council for registration of pharmacies. Okay, after passing diploma in pharmacy or after passing degree in pharmacy, every student has to complete their training in the institution, college, medical or hospitals or industry. Okay, after that they have to submit their training form and go for the registration in the state pharmacy council. Okay, for Maharashtra, the state pharmacy council is situated in the Mumbai region, okay, in the Mulund area near ESIS hospital. Okay, तो इसके लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए सारे स्टूडेंट को अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है स्टेट रजिस्टर के अंदर। ओके, देन दे विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द हिस्ट्री रिलेटेड टू द एक्ट। ओके, इन द प्रीवियस एरा, ओके, at the end of 19th century and at the beginning of 20th century, the use of allopathic system of medicines were increased. Okay, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था।
ड्यू टू दिस ए प्रॉफिट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, ए प्रॉफिट बिकम्स ए मोटिव देन द सर्विस। ओके, और उस टाइम में क्या होने लगा, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स एंड कस्टमर्स। ओके, अर्ली 20th century, नो रिस्ट्रिक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ओके, उस वक्त में जो है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई भी किसी भी तरीके से कंपाउंडिंग करता था उसको सेल करने लगता था। ओके, एंड एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम। ओके, एट दैट टाइम देयर इज़ नो syllabus for the pharmacy. Okay, hence it is important to form curriculum. Okay, it is important to made a curriculum for the pharmacy profession. Okay, due to all this reason क्या होता था, इस सारे रीज़न की वजह से ए ग्रेट हार्म इज़ प्रोड्यूस्ड टू द हेल्थ ऑफ पीपल्स। ओके, पब्लिक की हेल्थ को जो है बहुत नुकसान पहुंचने लगा। ओके, ड्यू टू ऑल दिस रीज़न द लेजिस्लेटर्स, जो हमारे कानून साज है, उनको ऐसा लगा कि वी हैव टू फॉर्म ए फार्मेसी एक्ट, ओके, विच रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द इंट्रोडक्शन। ओके, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, द फार्मेसी एक्ट 1948, an act to regulate the profession of pharmacy। ठीक है, the pharmacy bill 1947 has been passed by the legislatures, received its assent on 14th March। ओके, 14 मार्च को फार्मेसी एक्ट पास हुआ इन द ईयर 1948। ओके, बट द बिल वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1947। बिल का प्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1947, बट इट हैज़ बीन पास्ड इन द ईयर 1948, 4th March 1948। Okay, and it comes in the statutes of books as the Pharmacy Act 1948। Okay, the act was passed in the year 1948। Okay, it extends to the whole India except the state of Jammu and Kashmir। Okay, इस एक्ट को जो है पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इट शेल केम इनटू फोर्स एट वंस। ये जो फार्मेसी एक्ट है वो इट केम इनटू फोर्स एट वन, एक ही मरतबा में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बट द रिमेनिंग चैप्टर 3, 4 एंड 5 शेल टेक इफेक्ट इन पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम सच डेट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट सेज। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रीजन of the pharmacy bill was published in the Gazettes of India 1947, पार्ट 5, पेज नंबर 469। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट एज मोस्ट अदर कंट्रीज ओनली persons who attain minimum standard of professional education should be permitted to practice the profession of pharmacy। ठीक है, and it is accordingly proposed to establish a central council which will prescribe the minimum standard of education and approved courses of study and examination for the pharmacists, and the provincial pharmacy council which will be responsible for the maintenance of provincial register of qualified pharmacist। Okay, I'll try to explain the meaning of all this sentence। तो इसमें क्या लिखा है, अदर कंट्रीज़ में जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफ़िकेशंस को अटेंड करता था, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी करने की इजाज़त थी, और साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल भी फॉर्म करना ज़रूरी हो गया था जो कि प्रोवाइड करे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और अप्रूव करे कोर्सेस ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस को। ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन डायरेक्ट और पर्सनल सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट के अंडर में होना ज़रूरी है। ओके, इसीलिए जो है फार्मेसी एक्ट 1948 को बनाया गया। ओके, होप सो आप इसका सेंटेंस समझ में आया होगा, इसका मीनिंग समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सम ऑफ द डेफिनेशंस रिलेटेड टू द फार्मेसी एक्ट। ओके, सम ऑफ द लेजिस्लेटिव डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन उसमें आती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की।
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स ए पर्सन हुज नेम is for the time being entered in the register of state in which he is for the time being residing or carrying his profession or business of pharmacy. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऐसा पर्सन है जिसका नाम रजिस्टर किया जाता है स्टेट रजिस्टर के अंदर, ओके, और वो जो है फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग हिज प्रोफेशन, ओके, वो कुछ वक्त के लिए उसका प्रोफेशन और बिजनेस को कैरी करता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को कहेंगे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ओके। द सेंट्रल काउंसिल, द सेंट्रल काउंसिल मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन्स एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल एज द कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर, ठीक है। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के अंडर में भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल मीन्स स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 and include joint state council of pharmacy constituted in accordance with the agreement under section 20 of the pharmacy act, ओके। एक सेंट्रल काउंसिल होती है जो कि सेंट्रल बॉडी होती है कोई भी कंट्री की, ओके। उसके अंडर में जो है डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, तो इसीलिए जो है जो सेंट्रल काउंसिल जो है डिफरेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को फॉर्म करती है, ओके। और अंडर विच a different state comes together to form a joint state pharmacy council, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स जो है साथ में आकर जो है क्या बनाते हैं, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर कुछ छोटी छोटी स्टेट्स है, ओके, तो वो सारी स्टेट्स दे विल कम टुगेदर एंड फॉर्म ए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नाउ डिस्प्लेस्ड पर्सन, डिस्प्लेस्ड पर्सन किसको कहेंगे हम? एनी पर्सन हु हैज़ लेफ्ट or has been displaced from the place of his residence in Pakistan on or after 1st March 1947, okay, ऐसा कोई पर्सन जो कि who has left his place, okay, जो कि जिसके उसका अपना प्लेस उसने लेफ्ट किया हो, ओके। displaced from the place of his residence in Pakistan on or after 1st March 1947, ओके, 1 मार्च 1947 और उससे पहले ऑन और बिफोर 1 मार्च 1947 ऑन अकाउंट ऑफ सेटिंग अप डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज बन रहे थे, उस वक्त में ऑन एन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर देयर ऑफ एंड सिंस देन रिसाइडिंग इन इंडिया। 1 मार्च और उससे पहले उसने पाकिस्तान छोड़ दिया हो, इंडिया में आके रहने लगा हो, तो ऐसे पर्सन को कहेंगे हम डिस्प्लेस्ड पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं हम एनी पर्सन हु हैज़ लेफ्ट और हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस इन बांग्लादेश, ओके, आफ्टर 14th March 1957 बट बिफोर 25th March 1951 ऑन एन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस, तो ऐसे पर्सन को भी कहेंगे हम डिस्प्लेस्ड पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं हम रिपैट्रिएट्स। रिपैट्रिएट्स मीन्स एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has left or has been displaced from the place of his residence in Burma, Sri Lanka, Uganda or any other country after 14th April 1957, okay, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे repatriates on an account of civil disturbances or fear thereof and since residing in India, okay। 14 अप्रैल 1957 के बाद से वो पर्सन इंडिया में रहने लगा हो, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स, ओके। नाउ द सेंट्रल रजिस्टर किसको कहेंगे हम? ए रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 15A, ओके, अंडर सेक्शन 15A। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन established under the section 4 of the University Grant Commission Act 1956 in Indian University. Indian University means a university within the meaning of section 3 of the University Grant Commission Act 1956. It also include other institutions established by or under the central act and notified in this behalf by the central government in the official gazette. ठीक है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी को कहेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि इस्टेब्लिश की जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत अंडर द सेक्शन 3. ओके, एंड इट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट एंड नोटिफाइड इन दिस बिहाफ. ओके, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को कहेंगे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़. ओके, एंड द लास्ट बट लीस्ट, द मेडिकल प्रैक्टिशनर. मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहेंगे हम? ए पर्सन होल्डिंग क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 और स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. ओके, ऐसा कोई पर्सन जो कि होल्ड करता है क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाइड की गई है सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 के अंतर्गत या कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत. ओके, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट मीन्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन practicing the modern scientific system of medicine. ओके, तो ऐसे पर्सन को भी कहेंगे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर. ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर, लाइक द फार्मासिस्ट. जैसे फार्मासिस्ट को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स उनको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है स्टेट रजिस्टर के अंदर. तो लाइक वाइज जो भी पर्सन एलिजिबल है, ओके, ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, मीन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम, जो कि प्रैक्टिस कर सकता है मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम को. ओके, तो ऐसे पर्सन का नाम किस में लिखा जाता है? स्टेट रजिस्टर के अंदर, और ऐसे पर्सन को कहा जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. ए पर्सन रजिस्टर इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ. A person practicing the modern scientific system of medicine. ओके, तो ऐसे पर्सन को भी कहेंगे हम ऐसे पर्सन को भी कहेंगे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, एंड द फाइनल, ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट और स्टेट अंडर द डेंटिस्ट एक्ट. ऐसा पर्सन जो कि एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द डेंटिस्ट के लिए अंडर द डेंटिस्ट एक्ट 1948. तो ऐसे पर्सन को भी कहेंगे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर सीरीज. ओके, अगर तब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.